नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो यूजी लेवल की जो बुक का रिवीजन अपन कर रहे हैं उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का या प्लांट का। तो उसमें से खास तौर से अपन जो बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और उससे पहले की प्रोसेस जिसे अपन इसका जो गाइनोशियम कहा जाता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर सबसे इंटीरियर सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है सेंटर वाला पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं गाइनोशियम बोलते हैं और हिंदी के अंदर अपन कहते हैं जो मादा जननांग भाग है पुष्प का उसे कहते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर उनमें क्या क्या कंपोजिशन है कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उन पार्ट्स की डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। उसको प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं कमेंट कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कस किया था, आज भी एक दो लड़कियां ऐसी हैं जो नेगेटिव कमेंट करने के लिए सिर्फ वो वीडियो के ऊपर आती हैं, अदरवाइज उनको पढ़ने बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ एक ने कहा था, एक लड़की है मैं उसका नाम अनाउंस नहीं करूँगा इस पर, समझ जाएगी वो, तो कि मैं भी बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ा सकती हूँ इससे। तो मैंने कभी जब आप पढ़ा सकते हो इतना अच्छा आपको नॉलेज है तो फिर पहली चीज़ तो ऐसे छोटे चैनल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब आप इतने ही ब्रिलियंट हैं इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप तो बड़े चैनल देखिए या फिर अपना खुद का चैनल है उसको पब्लिश कीजिए। आपको इतना नॉलेज है तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई ये कोई हाई फाई चैनल नहीं है और ना ही कोई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमारे जैसे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनका जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ सीखने की भावना से अगर आप चैनल पे आते हो तो मोस्ट वेलकम। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर उस लेवल का नहीं है तो आप किसी अच्छे चैनल के ऊपर विजिट कीजिए और वहाँ से ही पढ़ें। और जिसने ये कमेंट किया था मैंने उसका चैनल जब देखा तो उसके बोलने का जो लहजा है, बोलने का जो तरीका है वो मैंने उसका देखा तो मुझे लगा भाई तुझे तो ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती है, काहे का तू कमेंट कर रही है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हालांकि मैं कभी भी इस प्रकार के रिव्यू देता भी नहीं हूँ और ऐसे कोई कमेंट भी करते हैं तो मैं उसको मोस्टली रिमूव कर देता हूँ ताकि अपन क्यों किसी से बहस करें। किसके पास इतना टाइम है कि अब मैं उससे बहस करूँ फिर वो कमेंट करें, इतना टाइम है ही नहीं, है ना। इसलिए अपन ऐसे नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि अपने को कुछ मिल रहा है, और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जब मैं भी किसी टीचर से पढ़ रहा था उन्होंने भी मुझे एक बात कही थी कि किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हो तो हमेशा अपने आप को जीरो रख कर उसके सामने बैठना। अगर आप अपने आप को जीरो लेकर बैठोगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर उठोगे। लेकिन कई स्टूडेंट जीरो बनकर नहीं, वो पहले से ही 60-70% अपने आप को समझकर सामने बैठते हैं। अब 60-70% जो पहले से भरा हुआ है उसमें अपन कहाँ से कुछ डाल देंगे, उसमें वो डालेगा नहीं क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है, कमियां ढूंढ रहा है। इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत बोला गया है, कौन से प्रोनाउंसिएशन गलत किया गया है, कौन से की हिंदी सही नहीं है, कौन से की इंग्लिश सही नहीं है ना। तो उनका अब अलग अलग सोच है सबकी। और जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो रेगुलर पढ़ भी रहे हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा उनका रेस्पॉन्स आता है। कोई मिस्टेक ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे अपडेट करते हैं। काफ़ी अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चरर हैं वो भी कनेक्ट में हैं, वो भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे शेयर करते हैं, बताते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। लेकिन एक दो ऐसे नेगेटिव लोगों के कारण से कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे देखोगे अपन पढ़ क्या रहे हैं, गाइनोशियम, बीजांड के प्रकार व स्पोरोजेनेसिस। ये तो क्या है, अपना हेडिंग है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इस हेडिंग में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपना आएगा गाइनोशियम। तो गाइनोशियम किसे कहते हैं, पहली चीज जब फ्लावर की आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो आती है अपनी। ये सेंटर के अंदर स्ट्रक्चर आती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो फ्लावर है वो अपन देखते हैं। इसमें से सबसे बाहर की तरफ इधर देखोगे आप
तो यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है। ये जो पार्ट है ये तो क्या है, बाह्य दल है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेपल्स। ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। जबकि ये जो भाग है इसे अपन क्या कहते हैं, यहां पर पेटल्स कहते हैं। और पेटल्स का कलेक्शन, कितनी संख्या पेटल्स की है उन सबको जोड़कर अपन क्या कहेंगे, उसे कोरोला, उसे कोरोला कहेंगे। और सेपल्स की संख्या को जोड़कर एक साथ में कलेक्शन है तो उनको क्या बोलेंगे, कैलिक्स, उसे क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। यहां पर ये दो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं अपन, स्टेमन। और स्टेमन को कलेक्शन के रूप में क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम हो गया जिसे ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहां पर सबसे सेंटर में अगर आप देखोगे ये वाला भाग, तो ये क्या है, वैसे इस भाग को यहां से अपन कहेंगे तो ये अपना पार्ट, पूरा जो पार्ट है उसे तो अपन क्या बोलते हैं यहां पर, गाइनोशियम। गाइनोशियम की एक यूनिट जिसे अपन क्या कहते हैं, कार्पल। एक यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। एक यूनिट जो कार्पल है, इस कार्पल में क्या क्या पार्ट होते हैं, 3 पार्ट से बना होता है। सबसे ऊपरी जो भाग है इसे कहते हैं स्टिग्मा। सबसे ऊपरी जो भाग है, जो चौड़ा फैला हुआ जो भाग है उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। यहां पर इसका काम क्या है, एंथर को या मतलब पोलन ग्रेन को कैप्चर करना, उनको स्थान देना ताकि वो वहां पर जर्मिनेट हो सके। इसकी सतह चिपचिपी होती है। ये वाला जो ट्यूब जैसा जो भाग है इसे अपन क्या कहते हैं, स्टाइल। इसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ये वर्तिका है और वो वर्तिकाग्र है। ये जो भाग है नीचे सबसे फूला हुआ भाग, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहेंगे अपन, तो इसे कहेंगे ओवरी। ओवरी, इसका मतलब कार्पल यूनिट के अंदर कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए। पहला पार्ट कौन सा है, तो पहला पार्ट आप कहोगे इसके अंदर स्टिग्मा हो गया, दूसरा पार्ट स्टाइल हो गया बीच वाला, और सबसे नीचे वाला भाग हो गया ओवरी। ओवरी जो अंडाशय है वो फ्रूट का निर्माण करती है। और ओवरी के अंदर जो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, ओव्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहा जाता है। और ये बीजांड किसका निर्माण करेंगे आगे जाके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाते हैं, बीज का निर्माण करते हैं या सीड का निर्माण करते हैं। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, एक फ्लावर के एंड्रोशियम जो पार्ट है वो वाला पार्ट है। इसमें एक टर्म और कंफ्यूजन करने के लिए आता है आपको कि गाइनोशियम आपने लिखा है, जो जी शब्द लिखा है गाइनोशियम, वो गाइनोशियम की एक इकाई जो है, यूनिट है, उसे क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। कई जगह पे टर्म होता है पिस्टिल। पिस्टिल, अब आप कहोगे पिस्टिल क्या चीज है, तो पिस्टिल क्या है, जब गाइनोशियम का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कार्पल के रूप में, तो एक से अधिक कार्पल, जब कार्पल के समूह की बात आई, किसे कहते हैं, कार्पल के समूह के अध्ययन या समूह के संरचना को क्या कहते हैं, पिस्टिल कहा जाता है। कार्पल के समूह को पिस्टिल कहा जाता है। एक पिस्टिल में क्या हो सकता है, सिंगल कार्पल भी हो सकता है, सिंगल कार्पल से मोर कार्पल हो सकते हैं। समझ रहे हो, एक पिस्टिल में सिंगल कार्पल भी हो सकता है और सिंगल कार्पल से अधिक कार्पल भी हो सकते हैं, तो भी उनको सभी को अपन क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। तो पिस्टिल एक यूनिट नहीं है, यूनिट क्या है, कार्पल है। तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो, फ्लावर में सबसे अंदर वाला जो भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है, जायांग या गाइनोशियम कहा जाता है। एक मादा जननांग अंग होता है। जायांग एक क्या है, कार्पल। कार्पल एकांडपी या पॉलीकार्पलरी।
एक से अधिक कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कार्पल आपस में जुड़े हो सकते हैं, सिन कार्पस हो सकते हैं। ये कार्पल क्या हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए हो तो सिन कार्पस। अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो कार्पल तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कार्पल 3 भागों से मिलकर बना होता है। बताया जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर जो बनाई है वो वाली। सबसे ऊपरी जो भाग है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ट्यूब जैसी जो संरचना है उसे स्टाइल कहते हैं। सबसे नीचे की तरफ फूली हुई जो संरचना होती है उसे ओवरी कहते हैं या अंडाशय कहते हैं, जो फल का निर्माण करता है। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका और इसको अंडाशय के नाम से जाना जाता है। गायनोशियम की यूनिट क्या होती है, कार्पल होती है। ठीक है ना। मैं अभी भी आप लोग कह रहा हूं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहा है, रेगुलर ये चीज़ें देख रहा है ना, कमियां छोड़कर अगर कोई स्टूडेंट सच में इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे पेपर देने, तो पेपर जब सोल्व करोगे उस दिन आप इस चीज़ को जरूर याद करोगे। ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन सर ने यहाँ बताया था, और मैं हर टॉपिक में हर क्वेश्चन आपको वहीं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका मतलब वो एग्जाम में आपके सामने रिपीट होगा। तो अभी अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है भाई, ठीक है ना। कौन सा, गायनोशियम की जो यूनिट है वो किसे कहते हैं, कार्पल को कहते हैं, कई बार आ चुका है। जबकि मादा जननांग जो भाग है उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, है ना। इसको मादा जननांग को भाग को नाम से पिस्टिल भी जाना जाता है। लेकिन मैंने अभी बताया पिस्टिल किसे कहते हैं। पिस्टिल में एक या एक से अधिक कार्पल हो सकते हैं। इसमें एक कार्पल या एक से अधिक कार्पल हो सकते हैं। ये लाइन मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पिस्टिल और कार्पल का जो कंफ्यूजन है वो हमेशा से रहा है, तो आपको याद रखना है आज। कार्पल का ऊपरी हिस्सा जो है वो चिपचिपा स्टिकी फैला हुआ होता है। जहां पर पोलन ग्रेन है वो उतरते हैं, आके लैंड होते हैं, वो स्टिग्मा कहलाता है। कार्पल का सबसे निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है जिसे ओवरी या अंडाशय कहा जाता है, इसमें ओव्यूल या बीजांड पाए जाते हैं। ये अपन सभी स्ट्रक्चर में अभी समझ चुके हैं। ये हुआ गायनोशियम का भाग। आगे अपन देखते हैं गायनोशियम की अंदर की स्ट्रक्चर। गायनोशियम के स्ट्रक्चर में अपन को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव जननांग। रिप्रोडक्टिव जननांग है इसका मतलब सबसे नीचे वाला जो भाग है अंडाशय, उसी को पढ़ना अपने को। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स की संरचना अपने को पढ़नी है। यहाँ पर ओव्यूल जो है इसकी संरचना अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर ओव्यूल, ओव्यूल ओवरी में लगे होते हैं। सीधी सी बात है, जो अभी बताया मैंने स्ट्रक्चर, जो एक वृंत से ओवरी वॉल पर जुड़े रहते हैं। कहाँ पे जुड़े रहते हैं, ओवरी वॉल पे जुड़े रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहा जाता है। किससे जुड़े रहते हैं, फ्यूनिकल से जुड़े रहते हैं। और ये जो भाग है फ्यूनिकल वाला भाग, ये तो किसका है, ओव्यूल का है। और जहां से ओवरी से जुड़ा होता है, ओवरी की भित्ति से जुड़ा होता है, उस भाग को क्या कहते हैं, ओवरी वॉल के साथ जो जुड़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं बीजांडासन। उसे क्या कहते हैं, बीजांडासन। तो इसमें से समझने वाली चीज़ क्या है, फ्यूनिकल किसका भाग है, ओव्यूल का भाग है। जबकि ये वाला प्लेसेंटा वाला जो भाग है ये किसका भाग हुआ, ओवरी का भाग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से वह स्थान जहां से फ्यूनिकल मतलब जो यहाँ से ये है बीजांड व्रंत जो है ये कहाँ पे ओव्यूल से जुड़ेगा, उस स्थान को बीजांड से जुड़ता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, हाइलम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि वह स्थान जहां पर फ्यूनिकल आकर ओव्यूल से जुड़ता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसे हाइलम कहा जाता है। आरपीएससी के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आगे अपन देखेंगे, कभी कभी हाइलम जो स्थान है उसके पास में क्या निकलती है, एक छोटी सी उभार अतिवृद्धि निकलती है, आउट ग्रोथ निकलती है, एक अतिवृद्धि निकलती है जिसे क्या कहते हैं, रेफी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, किसी ने किसी एग्जाम में पूछा था। इसे क्या कहते हैं, रेफी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाइलम भाग हो गया और उसमें क्या हो गया है कि उसकी छोटी सी अतिवृद्धि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। देखो, ओव्यूल एक गोलाकार संरचना है जिसका मुख्य भाग जो बॉडी भाग जो है वो किसकी, सजीव कोशिकाओं से या पैरेन्काइमा जो कोशिका है
उनसे बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स बनी होती है वो सेल्स क्या कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है। इसे कहते हैं हिंदी में बीजांडकाय। उसकी जो बीजांड की जो बॉडी है उसे क्या कहते हैं, बीजांडकाय, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसका मतलब न्यूक्लियस से बना होता है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाए जाते हैं। ओव्यूल के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं। 2 आवरणों से ये घिरा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहा जाता है। बीजांड आवरण के नाम से अध्यावरण, जिसे हिंदी में तो कहते हैं अध्यावरण और इंग्लिश में कहते हैं इंटेगुमेंट। तो इस पे 2 इंटेगुमेंट का आवरण पाया जाता है, एक बाह्य इंटेगुमेंट और एक आंतरिक इंटेगुमेंट। यहाँ पे देखोगे बाह्य इंटेगुमेंट या बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और एक होता है आंतरिक अध्यावरण या इनर इंटेगुमेंट। यदि दोनों आवरण पाए जाते हो, ठीक है ना, दोनों आवरण से घिरा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, बाईटैगमिक, बाईटैगमिक। तथा एक आवरण से यदि घिरा हुआ हो तो उसे यूनिटैगमिक के नाम से जाना जाता है। मोस्टली जो ओव्यूल होते हैं, सभी बीजांड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईटैगमिक होते हैं, जो सभी एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं सब में कौन सा पाया जाता है, बाईटैगमिक होता है, 2 इंटेगुमेंट से घिरा हुआ होता है। लेकिन कुछ में देखेंगे जैसे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में केवल एक ही आवरण इंटेगुमेंट पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिटैगमिक ओव्यूल कहा जाता है। और किसमें एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म है, पाम है और पाइन है। इन सब में कितना पाया जाता है, केवल एक ही अध्यावरण का लेयर पाया जाता है। इनमें जिनमें इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता हो, जिनमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता हो, उसे कहते हैं एटैगमिक। इनमें तो इंटेगुमेंट का आवरण पाया ही नहीं जाता है, नग्न होते हैं। तो जैसे सेंटेलम, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूनिटैगमिक का। और एक ये भी यूनिटैगमिक, जिम्नोस्पर्म, पाम, पाइन जितने भी हैं, और एटैगमिक जिनके अंदर अध्यावरण इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा है, सेंटेलम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखेंगे इसकी संरचना। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहां से ये क्या है, ओव्यूल की मुख्य जो बॉडी है वो है ये। और ये ओव्यूल जिन कोशिकाओं से भरी हुई है, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को क्या कह रहे हैं अपन, न्यूक्लियस। इसे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस से भरी होती है। इनके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, एक आवरण ये और एक आवरण ये। जो आंतरिक आवरण है उसे क्या कहते हैं, इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, जबकि जो बाह्य आवरण है उसे क्या कहते हैं, आउटर इंटेगुमेंट कहा जाता है। एक स्थान जिसके ऊपर आवरण जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ओव्यूल का एक स्थान ऐसा भी होता है जहां पर ये आवरण नहीं पाए जाते हैं, वह छिद्र बन जाता है। उस छिद्र को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइलर पोर के नाम से या माइक्रोपाइलर छिद्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें से पोलन ट्यूब है यहाँ से प्रवेश करती है। तो ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर पोर कहलाता है। इसमें अपन देखेंगे जो न्यूक्लियस की सेल्स है, न्यूक्लियस की सेल्स में से एक सेल्स जो है विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके उनमें से क्या बनाती है, 4 जो है मेगा स्पोर सेल्स बनाती है। 4 मेगा स्पोर सेल्स में से 3 मेगा स्पोर सेल्स है वो डीजनरेट हो जाती है, और 1 मेगा स्पोर सेल्स है वो फंक्शनल रहती है। उसमें विभाजन होता है अंदर न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस डिवीजन होने से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, यहाँ 6 और 2 8 केंद्रक बन जाते हैं। यहाँ पर 6 जो कोशिकाएं हैं, 6 जो न्यूक्लियस है, उनके ऊपर तो कोशिका भित्ति या झिल्ली बन जाती है, जिनके कारण से वो तो सेल्स बना लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की ओर सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसे तो बोलते हैं एग सेल, और दोनों तरफ से 2 छोटी कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स। जस्ट ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, उसे क्या कहते हैं, चलेजा एंड कहते हैं। किसी भी ओव्यूल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो माइक्रोपाइलर एंड होता है ये वाला, और जस्ट इसके ऑपोजिट जो होता है उसे चलेजा एंड कहते हैं। चलेजा एंड में न्यूक्लियस की जो सेल्स है वो भरी हुई रहती है, ठीक है। तो चलेजा एंड की तरफ 3 कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, एंटीपोडल
सेल्स कहती हैं। सभी सेल्स कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ये जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम, या अपन कह सकते हैं मेगा स्पोर जिसे कह रहे हैं फंक्शनल, उसे वो जो एक स्ट्रक्चर बनाती है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में ही गेमेट्स का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। कल अपन ने बात भी की थी कि फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में क्वेश्चन बन चुका है, मेल गेमेटोफाइट भी पूछा जा चुका है। तो फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं? एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से बीज के अंदर दो जो है वो क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक या पोलार न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। तो ये पोलार न्यूक्लियाई हो गए। अब अपन देखेंगे जो इंटेगुमेंट है वो लास्ट के अंदर एक व्रंत में कन्वर्ट हो जाता है। ये व्रंत बन गया। इस व्रंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। इस व्रंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ये फ्यूनिकल ओव्यूल के इस भाग से आकर क्या होता है? यहाँ पर ये अटैच होता है। ये मान लेते हैं अपन कि यहाँ से किसका भाग स्टार्ट हो जाता है? ओव्यूल का स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्थान है जहाँ से फ्यूनिकल आके जुड़ती है वो स्थान क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है, जो अपन थ्योरी के अंदर अभी पढ़ चुके हैं। हाइलम के जस्ट नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो एक छोटी सी अतिवृद्धि, छोटी सी एक ग्रोथ निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? रेफी के नाम से जाना जाता है। देखो ये रेफी हो गई, ठीक है ना। तो रेफी कहाँ से निकलती है? हाइलम के भाग से निकलती है। जो फ्यूनिकल के जुड़ने वाले भाग होते हैं उसे हाइलम, और हाइलम के पास एक अतिवृद्धि आउट ग्रोथ निकलती है, उसे क्या कहते हैं? रेफी के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी हुई? ओव्यूल या बीजांड की संरचना इस प्रकार की होती है। इनमें से कहीं भी क्वेश्चन आपके आएगा तो आप आराम से इसको कर पाओगे। देखो आगे अपन देखेंगे न्यूसिलस की जो सेल्स होती है जो इसमें भरी हुई है, न्यूसिलस में जो मेगा स्पोर है वो किसका निर्माण करता है? एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। तो एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाता है? न्यूसिलस में पाया जाता है, जिसे भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद मतलब फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी मैं बात कर चुका हूं आपको। इसमें 7 तो सेल्स होती है और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। और कोशिकाएं कितनी होती है? 7 होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है आरपीएससी के अंदर। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड, जो मैंने बताया अभी, जहां पर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है उसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, पर एक एग सेल पाई जाती है और 2 सिनर्जिड सेल पाई जाती है। किसमें? एम्ब्रियो सैक के अंदर। जबकि जो ऊपर वाला भाग है जिसे अपन क्या कह रहे हैं? चलेजा एंड कह रहे हैं। चलेजा एंड के ऊपर 3 छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? 3 एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। सेंटर के अंदर आप देखोगे तो 2 पोलार न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी? ओव्यूल की। ओव्यूल के थोड़े से प्रकार देखते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ओव्यूल के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ओव्यूल के प्रकार में से एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। 100% आप लिख के ले लो। ओव्यूल में से आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी मेंशन है या बॉटनी मेंशन है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको ओव्यूल में से मिलेगा फिक्स। इसलिए इसमें से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सभी को बताता हूं, और इसमें एक करेक्शन है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको बताता हूं बुक के अंदर। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक के अंदर करेक्शन कर लेना। पहले अपन चलते हैं मैच्योर ओव्यूल के प्रकार। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? एट्रोफस। एट्रोफस। इसी को क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस सबसे सिंपल प्रकार का एक क्या है? ओव्यूल है, जिसके अंदर एक ही एक्स के ऊपर, देखो इसी एक्स के ऊपर फ्यूनिकल वाला भाग आ गया। ये क्या आ गया? फ्यूनिकल वाला भाग आ गया। और ये क्या आ गया? इधर वाला भाग जो है माइक्रोपाइल एंड आ गया। ये माइक्रोपाइलर एंड आ गया। इसका मतलब वह ओव्यूल जिसके अंदर एक ही रेखा के ऊपर फ्यूनिकल और एक ही एक्स के ऊपर माइक्रोपाइलर एंड पाया जाता हो, सीधा हो एकदम, तो उसे कौन सा कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कॉमन है। इसमें माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, हाइलम और फ्यूनिकल सभी एक ही सिद्ध के अंदर पाए जाते हैं।
किस में पाया जाता है ये? पॉलीगोनम, पॉलीगोनेसी फैमिली के अंदर। तो ये आपको पॉलीगोनम के अंदर पूछा जाए तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पाइपर नाइग्रम इसमें भी, और पाइपरेसी फैमिली आ गई। ऑल जिम्नोस्पर्म, सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर इस प्रकार के जो ओव्यूल है वो देखने को मिलते हैं, और ये कैसे हैं? एंजियोस्पर्म है, जिनमें अपवाद स्वरूप इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है सभी अनावर्त बीजी पादपों में जिम्नोस्पर्म में इस प्रकार का ओव्यूल है वो पाया जाता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में पॉलीगोनम और पाइपर नाइग्रम के अंदर भी देखने को मिलता है। सेकेंड प्रकार का आप देखोगे, देखो सेकेंड प्रकार का एनाट्रोपस। एनाट्रोपस एक कॉमन प्रकार का है, एनाट्रोपस ये क्या है? कॉमन प्रकार का है। सभी एंजियोस्पर्म जो है मोस्टली उन सब के अंदर देखने को मिलता है। सभी एंजियोस्पर्म में कॉमन पाया जाने वाला जो ओव्यूल है वो कौन सा है? एनाट्रोपस है। इसमें न्यूसिलस, बीजांडवृंत एक हिस्से में अधिक वृद्धि होने के कारण से ये घूम जाता है। क्या होता है? एक हिस्से में अधिक वृद्धि होने के कारण से 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है, और बीजांडवृंत मतलब माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल दोनों क्या है? पास पास में आ जाते हैं। इसका मतलब अभी जो स्ट्रक्चर अपनी जो पढ़ी थी इससे जस्ट पहले वाले पेज के ऊपर वो कौन सी थी? एनाट्रोपस की स्ट्रक्चर थी। तो घूमकर 180 पे नीचे आ जाता, मतलब मोस्टली जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये फ्यूनिकल भी आ गई और ये माइक्रोपाइलर एंड आ गया, दोनों कैसे आ गए? एकदम पास पास में आ गई। तो ये एग्जांपल है एनाट्रोपस। और किस में पाया जाता है? ये सभी जो एंजियोस्पर्म्स होता है उनके अंदर देखने को मिलता है। तीसरा प्रकार का अगर आप देखोगे हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस बीजांडकाय, बीजांडवृंत या बीजांड आवरण, अध्यावरण फ्यूनिकल के समकोण डिग्री के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसमें ऐसे देखोगे आप, ये क्या है? फ्यूनिकल, ये क्या है? फ्यूनिकल है, और ये जो है ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर आकर अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार को क्या बोलते हैं? हेमी एनाट्रोपस, मतलब बीच के अंदर। हेमी का मतलब क्या होता है? बीच। तो हेमी का मतलब बीच के ऊपर आकर अरेंज हो जाते हैं। बीजांडकाय मतलब न्यूसिलस यहाँ पे आ गया, बीजांड अध्यावरण मतलब इंटेगुमेंट आ गया, और किसके? हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं एक दूसरे के, हॉरिजॉन्टल। और फ्यूनिकल के क्या होते हैं? समकोण के ऊपर होते हैं। इस प्रकार से किस में देखने को मिलता है? रेननकुलस के अंदर देखने को मिलता है, प्राइमूला के अंदर देखने को मिलता है। रेननकुलेसी और प्राइमुलेसी फैमिली जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अपन देखेंगे एम्फीट्रोफस ओव्यूल। एम्फीट्रोफस ओव्यूल ये एक ऐसा ओव्यूल है जिसे हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो है उसके अंदर न्यूसिलस और ओव्यूल दोनों जो हैं, दोनों साइड में क्या होते हैं? बैंड होते हैं, मतलब नीचे की तरफ झुके हुए दोनों जो एंड होते हैं उनके वो कॉर्नर क्या होते हैं? थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं। इस प्रकार से बैंड होते हैं, और एक घोड़े के नाल की जैसी संरचना बना लेते हैं अंदर से। इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो घोड़े के नाल के समान, हॉर्स शूज के समान जो ओव्यूल पाया जाता है या अंडाशय पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? कौन सा होता है? तो आप कहोगे एम्फीट्रोपस कहोगे। इसमें न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक थोड़ा प्रतिलोपित, इन्वर्टेड हो जाता है, या बीजांडवृत्त नीचे की ओर घूम जाता है। देखो बीजांडवृत्त नीचे की तरफ घूम गया है, और यहाँ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है घोड़े के नाल के समान, यहां पर आप ऐड करोगे घोड़े के नाल के समान, हॉर्स शूज शेप्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि वो जो है ये लाइन कहाँ पे ऐड हो गई है?
नीचे वाले में ऐड हो गई है ये, है ना, यहाँ से इसको कट कर देना। ये लाइन बस इतनी सी चेंज करनी है आपको। ये लाइन उठाकर ऊपर वाले का एग्जाम्पल है ये, किसका है ये, एम्फिट्रोपस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, याद रखना। और एग्जाम्पल किस में है इसमें, लेमा, पोपी और एलिस्मा और पेपावरेसी और एलिसमिएसी, लेगुमिनेसी, रेजिडिएसी या रेजिडेसी और ब्यूटोमेसी, ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल हाँ आपको तीन में से कोई पूछा जाए तो आपको याद रखना है। पांचवा प्रकार का जो है वो कौन सा है, यहां पर देखोगे कैम्पिलोट्रोपस। ये भी अपने आप में क्या है कि इंपॉर्टेंट है, कैम्पिलोट्रोपस, ये भी आपको याद रखना है। इसमें तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो दोनों साइड में झुकाव होता है इसका, और इसमें क्या होता है केवल आगे की तरफ झुकाव होता है, पीछे की तरफ झुकाव कम देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है ना। ये डायग्राम में थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर। ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक घूमकर क्या बना लेते हैं, एक आकृति बनती है, मतलब राउंडेड इन्वर्टेड टाइप की होती है थोड़ी सी। एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें, कैप्सिला है, और मटर, पायसम, सेटाइवम, और इसका एक एग्जाम्पल है चिनोपोडियेसी, ये ऐड कर लेना। चिनोपोडियेसी है, कैप्सिला है और पायसम या पी मटर, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और कुछ जो है मस्टर्ड में भी देखने को मिल सकता है इस प्रकार के स्ट्रक्चर। एक सबसे अंत प्रकार का जो है 6 नंबर का, ये अपन देखेंगे सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, जिसे अपन कहते हैं कुंडलित बीजांड। क्या कहते हैं इसे, कुंडलित बीजांड कहते हैं। इसमें क्या होता है, घूमकर वापस ऊपर चला जाता है। ओव्यूल जो होता है वो घूमकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे ऐसे डायग्राम है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो सिंपल वे के अंदर। अगर आप दिखाओगे आप ये यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, पूरा घूम जाता है, क्या है, पूरा इन्वर्टेड हो जाता है और पूरा ऊपर की तरफ वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। ये बीजांड द्वार तथा बीजांड लगातार वर्कता, मतलब घूमते हुए, कर्व होते हुए पूर्ण रूप से इन्वर्टेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से इन्वर्टेड हो जाता है। बाद में बीजांड द्वार फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है। देखो बीजांड द्वार ऊपर की तरफ आ गए और इसमें आ जाता है। एग्जाम्पल में आपके लिए तो क्या है, स्ट्रक्चर मायने नहीं रखती ज़्यादा, एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल में देखोगे कैक्टेसी फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। सिरसिनिएसी का कई बार एग्जाम्पल में पूछा जा चुका है भाई। एक ओपुन्शिया कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी फैमिली, और इसे लीड वर्ट या प्लम्बेगो फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कौन सा देखने को मिलता है, सिरसिनोट्रोपस देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। आगे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे इंटेग्युमिक ओव्यूल, एटैगमिक ओव्यूल, ठीक है, जिसके अंदर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता हो, इनमें इंटेगुमेंट का अभाव होता है। जैसे कुछ पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक अपन ने देखा सा सेंटेलम का भी, तो कुछ एग्जाम्पल और भी है पैरासाइट के, जैसे ओलेसी फैमिली के कुछ मेंबर, जैसे ओलेक्स इम्ब्रिकेटा, ये भी किस में पाया जाता है भाई, इसमें भी क्या होता है, एटैगमिक ओव्यूल पाया जाता है। और दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लीरियोसोमा कह सकते हो आप, लीरियोसोमा या लाइरियोसोमा कह सकते हो। कुछ फैमिली में तीसरा इंटेगुमेंट भी बन जाता है कभी कभी। अभी मैंने क्या बताया आपको, जितने भी ओव्यूल्स होते हैं उसमें 2 ही इंटेगुमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी कुछ ओव्यूल्स के अंदर एक हल्की सी एक परत बन जाती है, कईयों में वो परत फूल जाती है, कईयों में परत वो है पतली रह जाती है। लेकिन कभी कभी इंटेगुमेंट से एक एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट की परत बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, तीसरा इंटेगुमेंट या थर्ड इंटेगुमेंट कहा जाता है, या इसे। और इस संरचना को, थर्ड जो इंटेगुमेंट बनता है, इसे क्या कहते हैं, एरिल कहा जाता है।
इसे क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। बीज चोल के नाम से जाना जाता है। एरिल ओव्यूल के बेस से भाग से निकलती है, नीचे वाले भाग से निकलती है, एक अतिवृद्धि होती है जो उसी को बीज को चारों तरफ से कवर कर लेती है। उसे क्या कहते हैं? बीज चोल या एरिल कहा जाता है, थर्ड इंटेगुमेंट के नाम से। कभी कभी ये थर्ड इंटेगुमेंट जो है वो क्या हो जाती है? टिश्यू को भरकर, लिक्विड भरकर ये क्या बन जाती है? अपने आप में एक टेस्टी बन जाती है। जैसे लीची का अपन एग्जांपल देखेंगे कि लीची के अंदर जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है? एरिल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लीची में खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या है? थर्ड इंटेगुमेंट में आपसे पूछा जा सकता है या एरिल एग्जाम्पल में दिया जा सकता है आपको। तो एरिल हो तो भी सही है, थर्ड इंटेगुमेंट हो तो भी सही है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखोगे कि एरिल किस किस में पाई जाती है? एरिल जैसे संरचना, मतलब थर्ड इंटेगुमेंट किस किस में पाई जाती है आपको तो याद रख लेना। अल्मस, एस्फोडेलस और ओपुंशिया, इनके अंदर देखने को मिलता है। देखो लीची का एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बता है, जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लीची के अंदर जो फल का खाने योग्य जो भाग होता है वो किसका रूपांतरित होता है? किसका रूपांतरण होता है? तो आप कहोगे वो एरिल का रूपांतरण होता है, वो एरिल होता है। थर्ड इंटेगुमेंट होता है जो खाने योग्य भाग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसे। एक अरंडी वाला एग्जाम्पल है, यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर भी थर्ड इंटेगुमेंट या एरिल जैसा भाग पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? क्रंकल कहते हैं। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे सैट हो, चाहे नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी एग्जाम जो मैंने आप आज तक देखी है उनमें से बता रहा हूँ मैं आपको। ये एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है कि यूफोर्बिएसी फैमिली में जो अरंडी होती है, अरंडी के बीज के ऊपर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। अरंडी के यहाँ पर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ये क्रैंकल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रैंकल कहते हैं। और ये क्रैंकल भी क्या है? एक थर्ड इंटेगुमेंट का आउट ग्रोथ है, थर्ड इंटेगुमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो फैमिली में बीज चोलक क्रैंकल की उत्पत्ति माइक्रोपाइलर एंड के अतिवृद्धि से होता है, पर अध्यावरण कोशिकाओं की अतिवृद्धि से होता है। ये किसमें पाया जाता है? अरंडी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी पूछा जा चुका है कि क्रैंकल जो है वो एक थर्ड इंटेगुमेंट का एग्जाम्पल है, जो किस पादप में, किस प्लांट में पाया जाता है। तो आप कहोगे किस फैमिली में पाया जाता है? तो अरंडी और यूफोर्बिएसी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा एमरिलिस बेलाडोना और मोरिंगा ओलिफेरा इंटेगुमेंट अध्यावरण में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं भाई। इनके जो इंटेगुमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। इनके इंटेगुमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि किस ओव्यूल के इंटेगुमेंट के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखोगे हाइमेनोकैलिस और ओसीडेंटैलिस में अध्यावरण में भी क्लोरोप्लास्ट तथा स्टोमेटा दोनों पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं और रंध्र भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा है या क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलते हैं किसमें? जो गोसिपियम है इनके अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगली संरचना अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसमें एक थोड़ा सा ऊपर एग्जाम्पल दिया है वो रह गया। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है मैंने, हालांकि ये एक बुक से मैंने देखा था लेकिन ये 100% सही नहीं लग रही है मुझे अभी भी, क्योंकि हेलियंथस का मैंने काफ़ी और जगह देखा तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक बुक में मिला था मुझे कि हेलियंथस में कभी कभी एंडोथीशियम की जो लेयर है वो कैसी होती है? अधिक होती है, 10 से 12 तक लेयर पाई जा सकती है। लेकिन ये ऑथेंटिकल ज़्यादा कहीं मिला नहीं, इसलिए इस चीज़ को आप याद ना रखें। अगर हो सकता है कभी एग्जाम्पल में ऐसा हो तो देख लेना, लेकिन ज़्यादा इसको ध्यान में नहीं रखना अपने को, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर आगे जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो ये जो संरचना है ऑब्टूरेटर जिसे अपन कहते हैं, सेतुक जिसे कहते हैं ऑब्टूरेटर, ये कई बार एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी में बैठोगे तो भी मिलेगा आपको, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में देखोगे तो भी मिल सकता है आपको, और भी बेटर, ठीक है। तो ऑब्टूरेटर कहते किसे हैं? ऑब्टूरेटर का मतलब होता है कि जब पोलन ट्यूब किसी ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रवेश करती है, कहाँ से? स्टिग्मा
स्टाइल से होते हुए जब ओवरी में वो प्रवेश करती है तो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एक विशेष टिश्यू पाया जाता है। वह टिश्यू कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है, कुछ बाहर की तरफ कोई ऐसा टिश्यू क्रिएट करता है ताकि वो पोलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए रास्ता दे सके। पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करती है। पोलन ट्यूब को अंदर आने प्रवेश करवाने के लिए सहायक अंग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्टूरेटर कहा जाता है। याद रखना भी, पोलन ट्यूब को अंदर प्रवेश कराने में सहायक अंग के रूप में काम करती है। ओव्यूल की वह संरचना जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बीजांड द्वार माइक्रोपाइलर की ओर आने के लिए इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है। ठीक है ना। इस संरचना में ओव्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिक्टियोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? प्लेसेंटा या फ्यूनिकल, दोनों से मानी जाती है। किससे भी हो सकती है इनकी उत्पत्ति? प्लेसेंटा से भी हो सकती है और फ्यूनिकल से भी हो सकती है। लेकिन पोलन ट्यूब को अंदर प्रवेश करवाने में सहायक अंग होता है ये। सभी ओव्यूल में एक न्यूसिलस पाया जाता है। सभी ओव्यूल में क्या होता है? एक न्यूसिलस पाया जाता है। अपवाद बेलपत्र। अपवाद जो है बेलपत्र, जिसके अंदर दो न्यूसिलस जैसी संरचना देखने को मिलती है। एगल मार मेलोस में दो बीजांड काय जैसी संरचनाएं पाई जाती है। न्यूसिलस का कार्य क्या होता है? एम्ब्रियो सैक में विकसित हो रहे एम्ब्रियो भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका मुख्य काम है। एम्ब्रियो सैक में बनने वाले जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण अपनी साइज में ग्रोथ करता है, वैसे वैसे इसका न्यूट्रिशन जो है वो खत्म होता जाता है। किसका? न्यूसिलस का। और न्यूसिलस जो है सीड या एम्ब्रियो जो है जैसे कंप्लीट विकसित होने आएगा उस टाइम पर ये लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो जिससे भ्रूण के परिपक्व होते होते न्यूसिलस खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे पाइपरेसी के अंदर कुछ मात्रा के अंदर जो है न्यूसिलस का अवशेष रह जाता है। मैंने कहा जब भी भ्रूण का विकास होता है न्यूसिलस की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है पाइपरेसी जैसे, उनके अंदर क्या होता है? न्यूसिलस की एक पतली सी परत रह जाती है, शेष रह जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्री भ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो किसका है ये? पेरिप्लाज्म किसका अवशेष है? न्यूसिलस का ही बचा हुआ अवशेष होता है। आगे एक टर्म है हाइपोस्टेज। हाइपोस्टेज का मतलब होता है कि जो सेल्स होती है वो बड़ी आकार में हो जाती है न्यूसिलस की, उसे क्या कहते हैं? हाइपोस्टेज कहते हैं। मतलब खासतौर से इंटेगुमेंट के पास में जो सेल्स होती है वो वाली। ओव्यूल में इंटेगुमेंट के उपस्थित उत्पत्ति स्थल पर एम्ब्रियो सैक तथा फ्यूनिकल के वेस्कुलर बंडल के बीच, फ्यूनिकल जहाँ पर है उसके वेस्कुलर बंडल के बीच में न्यूसिलस की पैरेन्काइमा सेल्स क्या हो जाती है? अचानक से अपने आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपोस्टेज कहा जाता है। हाइपोस्टेज किसका भाग? आपको तो यही याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल का भाग होता है जिसमें फ्यूनिकल के पास में जो सेल्स बड़ी हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइपोस्टेज कहते हैं। इन्हें वैन टेगम ने 1901 के अंदर रिपोर्ट किया था। किसने पहचाना था इसको? वैन टेगम ने पहचाना था। आगे देखोगे एपिस्टेज सेल्स। एपिस्टेज ये भी सेम ही है। ठीक है ना। सेल्स ओव्यूल के बीजांड द्वार के पास में पाई जाती हो तथा अपनी आकृति में बड़ी हो और उनके ऊपर सुबेरियन का डिपोजिशन देखने को मिलता हो। यह भी माइक्रोपाइलर एंड के पास में पाई जाती है, जिनके ऊपर सुबेरियन का डिपोजिशन अधिक मात्रा में पाया जाता हो। उस बड़ी कोशिकाओं को क्या कहते हैं अपन? एपिस्टेज सेल्स कहते हैं। और एग्जाम्पल किस में है? कोस्टेलिया, कोस्टेलिया में है और कोस्टस में है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे आप देखोगे आर्कीस्पोरेंजियम। अब आर्कीस्पोरेंजियम के तो नाम से ही है कि न्यूसिलस की जो सेल्स होती है या एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो सेल्स होती है वो फंक्शनली एक्टिव हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल में
एपिडर्मिस की निचली सतह सेल कोई भी एक अपनी साइज के अंदर बड़ी हो जाती है, घना संघन साइटोप्लाज्म पाया जा सकता है, क्लियर न्यूक्लियस दिखाई देने लगता है। ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स कैसे होती हैं? डिवीजन करने के लिए एक्टिव होती है, मोर एक्टिव होती है। इनमें कैसा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। पहले देखो, आर्किस्पोरियल जो सेल्स है इसमें एक विभाजन कर प्राइमरी पेरिटल सेल बनती है एक तो, तथा एक प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती है। ठीक है ना। प्राइमरी पेरिटल सेल्स जो है वो तो क्या बनाती है? आवरण बनाएगी ऊपर का, जबकि अंदर वाली जो सेल बनी है वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स कहलाएगी। स्पोरोजीनियस सेल्स जो होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल्स के रूप में काम करेगी। ये क्या करेगी? यह आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल्स, मतलब जिसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्षमता पाई जाती है, वो बनाएगी। और उसमें जब इसमें मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर म्यूटिक जो सेल डिवीजन है वो होगा, तो इससे कितने सेल्स बनेगी? 4 सेल्स है वो बनती है, जिनमें से 3 सेल है वो डेस्ट्रॉय होगी और 1 सेल है वो फंक्शनल होगी, जो मेगा स्पोर कहलाएगा। और ये मेगा स्पोर आगे चलकर किस में विकसित होगा? एम्ब्रियो सैक में विकसित होगा। तो यहाँ तक का अपने पार्ट जो है वो पढ़ा। आगे अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर से बना कैसे है अब ये, ठीक है ना। इसमें विभाजन होगा, इससे क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। तो वो जो प्रोसेस है जिसे अपन क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में अगले चैप्टर के अंदर, अगली क्लास, अगली वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज का पार्ट आपको कैसा लगा जरूर अपना रिप्लाई देके जाइए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, और रेगुलर स्टडी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।